अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स 101 के क्विज़ 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्विज़ को जब मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लिए थे। इस दफ़ा मैं वीडियो तो नहीं बना सकी, बट मैंने उसके स्क्रीनशॉट रख लिए थे, तो उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अ डैश वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब वो कौन सा वेक्टर है जिसमें हम वेक्टर जो वैल्यू होती है उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये अगर आपने पढ़ा हो वेक्टर्स वाला टॉपिक, तो उसमें क्या था कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें हम उसके वेक्टर एंड उसका मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इसका यहाँ पे ये जो है हमारे पास करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ वर्क, कि वर्क की इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हेन अ बॉय सिट्स इन वन प्लेस एंड सिट्स फॉर द होल नाइट ही डज, मतलब अगर एक जो वर्क की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि एक लड़का जो है वो एक जगह पे बैठा रहता है एंड स्टडीज़ फॉर द होल नाइट, मतलब पूरी रात पढ़ता रहता है। तो उसने क्या किया, लॉट ऑफ वर्क, नो वर्क, टू मच वर्क एंड वेरी लिटिल वर्क। तो यहाँ पे देखें कि एक लड़का जो है वो एक जगह पे बैठा रहा है, मतलब कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो बस बैठा रहा एंड स्टडी करता रहा है। तो इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो वर्क। तो ये इक्वेशन ऑफ वर्क जो है उसमें यही दिया गया है कि जब आप कोई मोशन आपकी बॉडी में नहीं आ रही, आप हरकत नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या है कि आपने कोई काम वगैरह नहीं किया एंड आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट नहीं हो रही। तो इसलिए यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैं लगाना भूल गई थी, मतलब जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तब मैंने इसका भी आंसर लगाया हुआ नहीं था। इसका यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन है कि जो मोमेंटम होता है एक इंस्टेंट जब इंडिपेंडेंट होता है, तो उसका वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, एक्सेलरेशन से। तो वहाँ पे उसका मैथ भी देखा जाता है एंड आई थिंक स्पीड भी देखी जाती है, मुझे कंफर्म नहीं है, वेलोसिटी सॉरी। तो यहाँ पे मतलब वो इंडिपेंडेंट किस चीज़ से होता है, एक्सेलरेशन से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज़। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होते हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला क्या है कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो आई थिंक मुझे ये करेक्ट लगा था कि इसके ए इसमें होता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ठीक है। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ये हमने जब फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें ये था कि आप एक इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, अगर मतलब इक्वेशन देगी उसको देख सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। कैसे देख सकते हैं, उसकी डायमेंशनल को देखते हुए, डायमेंशनल वगैरह को यूज़ करते हुए। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ इन एन इक्वेशन, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है एक इक्वेशन में उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करवाया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। तो ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों तो करेक्ट हैं, सेकेंड एंड थर्ड वाले। फर्स्ट भी आई थिंक मुझे करेक्ट ही लगा था, मतलब इसका मैंने बाद में सर्च किया था। तो यहाँ पे बी एंड डी में से हो सकता है, लेकिन मैंने जब किया था तो डी लगाया था क्योंकि मुझे तीनों करेक्ट लगे थे। तो आप कंफर्म करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन 90% मुझे इसका डी ही लगा था, सो मैंने इसका डी लगाया था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज 0 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो जो हमारे पास वेक्टर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो उनमें कौन सा एंगल होता है, अगर आप देखें तो उसमें कौन सा एंगल होता है, 90 का होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय विच लॉ। अब क्वालिटेटिव डेफिनेशन जो है वो किस लॉ के थ्रू की गई थी, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू की गई थी। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, उसमें हमने देखा था कि लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें कहते हैं कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाई जाती, बॉडी जो है वो मूव नहीं करती एंड कांस्टेंट रहती है, ठीक है, अपनी उसमें पोजीशन चेंज वगैरह नहीं करती एंड चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे देखें इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया है, न्यूटन थर्ड लॉ दिया गया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया गया एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं दिया गया। एंड वही इसका आंसर है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपको ऑप्शन में न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया जाए, तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसको आप क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं दिया गया, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया जिसको हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डी करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच पेयर विल ऑलवेज हैव द सेम मैग्नीट्यूड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
कि वो कौन से मतलब यहाँ पे हम किस चीज़ का जो कौन से दो पेड़ हैं जिनका हमेशा से सेम मैग्नीट्यूड होता है, जब उनकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब पोजीशन में चेंज होता है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो इसका मुझे 100% तो कंफर्म नहीं था, लेकिन 90% मुझे था कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, कि एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर उनकी पोजीशन में जो चेंजिंग की जाती है तो वो भी उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। तो यहाँ पे इसका डी करेक्ट आंसर था। जब मैंने एस लिया तो मैं तब मतलब इसको लगा नहीं सकी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड 5 मीटर बट देयर ओरिएंटेशन इज नॉट नाउन, द लेंथ आफ्टर एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी। अब यहाँ पे वैसे तो सिंपली अगर हमने टू वेक्टर्स की फाइंड करना हो लेंथ को तो हम ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बनता है 4 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनको ओरिएंटेशन जो है उसका नहीं पता कि ओरिएंटेशन क्या है। सो मुझे खुद इसका जो है कंफर्म नहीं था इस एक क्वेश्चन का। इसका आप लोग जो है अगर आप लोगों को कंफर्म होगा, जिसको भी आता हो वो लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स की जो है हेल्प हो जाए और उनको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता चल जाए। सो इसका मैं आप पे छोड़ रही हूँ, उसका मुझे भी 100% कन्फर्म नहीं था, इसलिए इसका आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जिसको भी कन्फर्म पता हो। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था, जब मैं मतलब ये आपको अभी एमसीक्यूज आपको करवा रही थी तो एक क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4, तो वो मैं अभी आपको लास्ट पे करवा देती हूँ। इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल, कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है या हॉरिजॉन्टल उसकी जो रेंज है वो इक्वल हो तो वो कौन सा एंगल होता है। तो इसका जो है वो 75.93 समथिंग कुछ ऐसा होता है, 75.9। तो वो जब हम उसको ऐड करते हैं तो 9 आ रहा है तो वो ऐड हो जाएगा एंड 75 के बजाय 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 का तो ऑप्शन हमें दिया हुआ नहीं था, सो 76 ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक मैंने आपसे जो है इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए हैं। आई होप कि मेरा मेथड आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। एंड मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।